आइए हम लोग समझते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, साथ ही हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। देखिए, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, यानी न्यूनतम संसाधन में यानी मिनिमम रिसोर्स में अधिकतम प्रोडक्शन जब किया जाएगा तो उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का जो जनक है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब होता है राष्ट्रों का धन, जो 1776 में प्रकाशित हुआ था। यानी द वेल्थ ऑफ नेशन के जो रचनाकार थे वो एडम स्मिथ थे। ठीक है, जबकि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है, जबकि विश्व भर में देखा जाएगा तो अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। उनकी एक पुस्तक जो है 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रों का धन प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब हम लोग को समझना है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता क्या है? देखिए, आय का माध्य जो होता है, किस किस क्षेत्र से आय और आय, इसी के हम लोग को जो डिवाइड करते हैं इसको, इसी को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। समझ में रहा ना? यानी विभिन्न क्षेत्रों से जो होता है आय आता है, तो कौन सा आय किस क्षेत्र से आता है और कौन कौन सा जो है आय किस क्षेत्र में आएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समझते हैं ना? तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का क्षेत्र यानी सेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक जो होता है स्वरूप या स्वभाव के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरा होता है शर्त, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन या ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तीसरा होता है स्वामित्व ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। समझ में रहा ना? यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है वो स्वरूप या स्वभाव होता है, यानी नेचर के हिसाब से देखा जाता है। दूसरा जो होता है वो शर्त होता है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तीसरा जो होता है स्वामित्व, इसका मालिक कौन सा है, मतलब ओनरशिप इसका क्या है। समझ में रहा ना? तो स्वरूप या स्वभाव के हिसाब से जो है 3 भागों में इसे बांटा जाता है। पहला जो होता है उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग हिंदी में द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा जो होता है उसे टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग हिंदी में तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अब ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग का राष्ट्रीय आय में इस तीनों का कितना कितना अभी योगदान है, और साथ ही जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस वक्त प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान था, इसके बारे में भी जानेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वैसा क्षेत्र जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा होता है, उसे हम लोग प्राकृतिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें मेनली कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन जिसको मत्स्य पालन कहा जाता है, खनन, कोयला खनन वगैरह आता है। समझ में रहा ना? यानी अगर किसी के घर, अगर आपके घर या किसी घर के या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो है अगर इन सभी क्षेत्रों में अगर कार्य कर रहा है तो उसका जो आय होगा, जो उसका इनकम होगा, वो किस सेक्टर से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से आएगा। समझ में रहा है ना? तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हो, इंसान का उसमें कोई भी बस नहीं चलता, उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे कृषि यानी एग्रीकल्चर, ये पशुपालन, मछली पालन, खनन, ये सब क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर होता है। इसी को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को। ठीक है, या किस कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को। दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। इसमें किसी भी चीज का निर्माण और विनिर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है, विनिर्माण का मतलब होता है पुनः निर्माण, दोबारा निर्माण होता है। समझ में रहा ना? तो निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जैसे आटा चक्की मशीन, गन्ना मशीन, फैक्ट्री वगैरह इसमें आते हैं। मेनली इसमें फैक्ट्री वगैरह आते हैं। इसमें इसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए इसे इंग्लिश में इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। इसको जो है प्राइमरी सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कृषि वगैरह आता है, इसलिए इसको हम लोग कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। उसी तरह सेकेंडरी सेक्टर को जो हिंदी में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसमें मेनली और उद्योग वगैरह आते हैं, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। समझ में ना? तीसरा जो होता है वो टर्शियरी सेक्टर होता है। इसमें मेनली परिवहन वगैरह आते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कार्य होता है, ये किसी भी चीज का क्या करता है? उत्पादन करता है, प्रोडक्शन। उसके बाद वहीं पे उसको छोड़ देता है। समझ में? यानी कृषि में किसी भी चीज का क्या होगा? उत्पादन। जैसे मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन करना है,
गेहूं का उत्पादन करना है तो गेहूं का उत्पादन ये प्राथमिक क्षेत्र में होगा, जबकि इसका अगर पिसाई करना होगा आटा के रूप में तो इसे लेके जाना पड़ेगा मशीन पर, तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। जबकि अगर इसका बिस्किट बनाना होगा तो इसे लेके जाना पड़ेगा फैक्ट्री में, समझ में रहा ना, तो वहां बना के उसके बाद उसे दुकान में बेचा जाए। कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जो मदद करता है उसे ही तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को टर्सरी सेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये दोनों का सेवा करता है। अगर मान लीजिए किसान जो है गेहूं का उत्पादन खेत में कर दे और इसको पहुंचाना है अगर फैक्ट्री में, तो यहाँ तक ले जाने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, तृतीय क्षेत्र का, क्योंकि परिवहन किसमें आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इन दोनों का जो मदद करने का काम होता है वो टर्सरी सेक्टर करता है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जो है सेवा करने का काम, मदद करने का काम यानी सहायता करने का काम एक तरह से कौन करता है, टर्सरी सेक्टर करता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं तृतीय क्षेत्र। समझ में रहा ना। इसमें मेनली परिवहन वगैरह आता है। परिवहन के अंदर कुछ भी आ सकता है, किसी भी प्रकार का गाड़ी भी आ सकता है, कहने का मतलब ट्रेन भी आ सकता है, परिवहन में बस भी आ सकता है, गाड़ी भी आ सकती है, मोटरसाइकिल, परिवहन, समझ में, ट्रांसपोर्ट जिसको बोला जाता है, जिसके सहारे से एक व्यक्ति दूसरे जगह जाता है, एक जगह से दूसरे, उसी को परिवहन कहा जाता है। तो टर्सरी सेक्टर में परिवहन आएगा। अब जैसे मान लीजिए परिवहन में ट्रक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ट्रक ले लेते हैं, किसी प्रकार का गाड़ी हो गया। अब मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन हुआ खेत में और उसको लेके जाना है फैक्ट्री तक बिस्किट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं इसका सहायता पड़ेगा। तो ये परिवहन के अंदर ट्रक मान लीजिए कोई ड्राइवर जो है लेके जा रहा है और अचानक कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, अचानक अगर कहीं घटना हो जाए, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए, तो वहां कौन आता है, पुलिस आता है। तो पुलिस भी क्या है, तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर है, और परिवहन भी क्या है, टर्सरी सेक्टर है। अब पुलिस आएगा तो किसको बुलाएगा, एम्बुलेंस को बुलाएगा, तो एम्बुलेंस भी क्या है, टर्सरी सेक्टर है। और एम्बुलेंस बुलाएगा तो एम्बुलेंस कहाँ ले जाएगा, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल भी क्या है, टर्सरी सेक्टर है। कहने का मतलब एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है। जो भी क्या करेगा, सेवा करेगा, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का मदद करेगा, उसे ही हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर कहा जाता है। ये एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल ले जाएगा। अब मान लीजिए हॉस्पिटल में अगर ड्राइवर जो है जिससे एक्सीडेंट हुआ है, अगर इलाज हो जाए, तो इलाज होने के बाद कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का जो स्टाफ है या डॉक्टर लोग है वो लोग की बिल थमाएगा किसी प्रकार का कि हाँ लीजिए इतना आपका खर्च हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब मान लीजिए कि जो ड्राइवर है वो पैसा थोड़े लेके सब घूमता है अपने हाथ में, तो अपना फोन करेगा, किसी से कम्युनिकेशन करेगा ना, संचार करेगा, तो कम्युनिकेशन में सब चीज आ जाता है। कम्युनिकेशन में जो है मैसेंजर आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, व्हाट्सअप आ जाएगा, फोन आ जाएगा, व्हाट्सअप आ जाएगा। कहने का मतलब कोई भी ऐसा चीज जिससे एक दूसरे से क्या है जुड़ा जाए, उसे संचार यानी कम्युनिकेशन कहा जाता है। समझ में रहना। तो कम्युनिकेशन करेगा तो पैसा मांगेगा, मान लीजिए घटना हो गया है, हॉस्पिटल में गया इलाज के लिए, तो कम्युनिकेशन करेगा। तो कम्युनिकेशन करेगा तो पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। तो बैंक भी क्या है, तृतीय क्षेत्र। यानी कहने का मतलब है परिवहन भी तृतीय क्षेत्र, पुलिस भी तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, और साथ ही साथ एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, टर्सरी सेक्टर है। बैंक में पैसा आएगा तो बैंक क्या हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर। अब बैंक में जो पैसा आएगा वो पैसा किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। और सेलुलोज किससे प्राप्त होता है, लकड़ी से। तो लकड़ी क्या हो जाएगा, सेलुलोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेलुलोज का उत्पादन जो है प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, और जो नोट का छपाई होगा वो छपाई द्वितीय सेक्टर हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगा, तृतीय सेक्टर। यानी एक ही चीज जो है तीन जगह आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आलू का उत्पादन किया गया, तो उत्पादन किया गया खेत में तो कृषि के अंडर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। उस आलू का मान लीजिए कि अगर चिप्स बनाया जाए फैक्ट्री में तो वो द्वितीय क्षेत्र, और उसको ले जाकर दुकान पर बेच दिया जाएगा तो तृतीय क्षेत्र। एक ही चीज जो है तीन जगह आ जाता है। वैसे ही मान लीजिए गन्ना है जिसको ईख बोला जाता है, उस गन्ना का अगर उत्पादन किया जाए, खेती किया जाए, तो वो प्राथमिक क्षेत्र है। उसका अगर मान लीजिए जूस बना दीजिएगा तो वो द्वितीय क्षेत्र, और बेच देंगे वहीं पे दुकान पे तो क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है। एजुकेशन भी क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र, क्योंकि बैंक में जो लोग नौकरी कर रहा है वो क्या है, एजुकेशन लेके नौकरी किया है, तो भी क्या है, तृतीय क्षेत्र है। नौकरी जो कर रहा है, मान लीजिए एजुकेशन से ले एजुकेशन करके, एजुकेशन प्राप्त करके अगर नौकरी कर रहा है तो भी क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। बिजनेस भी क्या है, तृतीय क्षेत्र, यानी व्यापार भी क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। कोचिंग स्कूल भी क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। दुकान भी तृतीय क्षेत्र। मजदूरी अगर कोई कर रहा है तो भी क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। समझ में रहा ना। कहने का मतलब यह है कि जो तृतीय सेक्टर होता है, यानी कहने का मतलब जो टर्सरी सेक्टर होता है, जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का क्या करता है, मदद करता है। आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा जो होता है शर्त के आधार पर, यानी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर, इसका दो शर्त होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड होता है,
ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब कहने का मतलब होता है कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वैसे क्षेत्रों को कहा जाता है जिसमें नौकरी करने का समय मालूम हो, वेतन निश्चित हो, समझ में आ रहा ना, और साथ ही साथ अवकाश निश्चित हो, मतलब छुट्टी निश्चित हो, उसमें उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र। और जिसमें ये तीनों चीज जो है निश्चित नहीं होगा, अपने मन से काम करेंगे, उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो संगठित क्षेत्र वैसे क्षेत्रों को कहा जाता है जिसमें नौकरी का शर्त मालूम हो कि ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, कार्य करना है, आपका समय मालूम हो कि कितना घंटा ड्यूटी करना है, साथ ही साथ वेतन फिक्स हो, सैलरी की इतना आपको सैलरी मिलेगा, इसे हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। जैसे बड़े कंपनी की नौकरी होगी तो उसका एक अपना एक नियम कानून होगा कि इतना जब बजे आना है, इतना बजे काम करना है, इतना समय पर आपको छुट्टी मिलेगा, संडे को छुट्टी रहेगा, उसका कुछ नियम होगा, समझ में आ रहा ना। रेलवे का नौकरी हो जाएगा, सेना का नौकरी, इसका तो जो नियम होता है और हार्ड होता है सेना का, समझ में आ रहा ना। दूसरा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में असंगठित क्षेत्र, जिसमें नौकरी का शर्त मालूम नहीं हो, निश्चित नहीं हो, ठीक है, समय वेतन ये सब निश्चित नहीं, उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, मान लीजिए खेती बाड़ी है, उसका फिक्स थोड़े है कि सुबह में 8 बजे आएंगे, जब मन करता है तब चल लेते हैं, और फिक्स थोड़े है कि उसमें वेतन हमको 6,000 रुपये मिलेगा। कभी क्या होता है, लॉस हो जाता है किसान को, कभी फायदा हो जाता है, प्रॉफिट। तो ये सब तीनों चीज जो है, वेतन फिक्स नहीं हो, नौकरी का शर्त मालूम नहीं हो, फिक्स नहीं हो, निश्चित नहीं हो, और साथ ही साथ समय कितना घंटा कार्य करना है सब फिक्स नहीं हो, उसी को हम लोग कहते हैं असंगठित क्षेत्र। तीसरा होता है स्वामित्व, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनर कौन कौन है इसके आधार पर देखा जाएगा। तो पहला होता है निजी क्षेत्र, जिसमें जो इसका पूरा जो अधिकार होता है किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, या निजी कंपनी उसका संचालन करती है, लोगों का समूह करता है, उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। निजी क्षेत्र को प्राइवेट कहा जाता है, और इस प्राइवेट में अगर 2 या 2 से अधिक लोग और कम से कम 50 लोग जब मिल जाते हैं तो उसमें जो होता है एक तरह का पेपर साइन होता है जिसको MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच क्या होता है, अपना एक समझौता होता है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं तो इतना प्रॉफिट होगा, तो हमको इतना चाहिए। एक तरह का पेपर होता है फाउंडेशन, जिसको MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद उस कंपनी या उस संस्था को प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब 2 या 2 से अधिक लोग और कम से कम क्या है 50 लोग। वैसे संस्था को या वैसे कंपनी को क्या बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। और सिंगल कोई चलाए तो वो निजी क्षेत्र का है, तो प्राइवेट है, समझ में आ रहा ना। ये जो होता है पूंजी के आधार पर देखा जाएगा, पूंजी के आधार पर देश की सबसे बड़ी अगर कोई कंपनी है तो वो रिलायंस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। जबकि कर की क्षमता के आधार पर यानी टैक्स देने के क्षमता के आधार पर देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंपनी है, समझ में आ रहा ना। दूसरा जो है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। जैसे निजी क्षेत्र में इसका जो संचालन है, जो दिशा निर्देशक है, वो किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, वैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र में ये सरकार के पास होता है, समझ में आ रहा ना। ये निजी क्षेत्र में इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसमें समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो सोसाइटी में या फिर समाज में या आम पब्लिक जनता का जो है एक तरह से भलाई करना होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र को इंग्लिश में पब्लिक सेक्टर कहते हैं, समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा अगर पब्लिक क्षेत्र की कोई कंपनी है तो वो रेलवे है, समझ में आ रहा ना। तीसरा जो है संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कहने का मतलब है जिसमें निजी क्षेत्र भी हो और सार्वजनिक क्षेत्र भी हो। तो जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल हो, या दोनों के मिलने से किसी संस्था या कंपनी का दिशा संचालन एक तरह से हो रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त क्षेत्र, जिसे शॉर्ट में PPP बोला जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे कि मेट्रो है, समझ में आ रहा ना। PPP बहुत अच्छा होता है, इसमें गवर्नमेंट का भी योगदान होता है और प्राइवेट कंपनियों का भी योगदान होता है, समझ में आ रहा ना। तीसरा जो है, चौथा जो है उसे सहकारी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कोऑपरेटिव कहते हैं। जब किसी कंपनी का दिशा निर्देशक सरकार देती है, यानी एक तरह का ट्रेनिंग, उसे हम लोग कोऑपरेटिव कहते हैं। इसमें सरकार अपने तरफ से कोई किसी प्रकार का धनराशि नहीं देती है, सिर्फ दिशा निर्देशक एक तरह का ट्रेनिंग देती है, उसे हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव। कहने का मतलब है ये कई लोगों द्वारा संचालित होता है, कई लोगों का समूह होता है, उसके द्वारा यह संचालित होता है, इसे कोऑपरेटिव कहा जाता है। जब किसी कंपनी का दिशा निर्देशक क्या होती है, सरकार देती है, उसे क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग प्रोडक्शन के बारे में। किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन करना होगा यानी उत्पादन करना होगा तो उसके लिए आपको 4 चीज जरूरी है। मान लीजिए कि आपको
कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना है तो पहले तो आपको क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। पैसा नहीं होगा तो कुछ कर सकते नहीं। दूसरा आपको जमीन होना चाहिए यानी भूमि, और तीसरा आपको श्रमिक होना चाहिए, श्रमिक का मतलब लेबर, और चौथा वहाँ उद्यमी होना चाहिए, इंटरप्रेन्योर, जिसका जो है एक तरह से सभी दिशा निर्देशक उसका हो और उसके देख रेख में सब काम हो और उसका पूरा कैपिटल उसमें लगा हो। समझ में रहा ना। तो उत्पादन के कितने कारक होते हैं, 4 कारक होते हैं। किसी चीज का अगर उत्पादन करना है तो कितने कारक, 4 कारक। याद रखिएगा उत्पादन के कितने कारक, 4 कारक। तो यहाँ पर जो है उत्पादन के 4 कारक होते हैं। पूंजी का मतलब है किसी वस्तु के उत्पादन में लगाया गया जो धन होता है उसे हम लोग पूंजी कहते हैं। अगर पूंजी नहीं होगा तो इसके बदले ऋण लिया जा सकता है। ऋण का मतलब होता है लोन। ऋण का मतलब क्या होता है, लोन होता है। दूसरा जो है भूमि। भूमि का मतलब जिस जगह पर उत्पादन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं भूमि। भूमि अगर नहीं हो तो हो सकता है किराया पर भी लिया जा सकता है। जरूरी थोड़ा है कि जितनी कंपनियां चलती है वो सब उसका अपना जमीन होता है, वो लोग किराया पर लेके भी अपना कंपनी फैक्ट्री चलाते हैं। पूंजी नहीं रहता है तो लोग लोन भी ले लेते हैं, ऋण भी ले लेते हैं। तीसरा जो होता है श्रमिक। श्रमिक का मतलब होता है लेबर। काम में लिए गए मजदूर को श्रमिक कहा जाता है। जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा होगा तो काम में लिए गए जो मजदूर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, श्रमिक बोलते हैं। और चौथा जो होता है उद्यमी, जिसके देख रेख में पूरी कंपनी चलती है और जिसका पूरा अपना पूंजी लगा रहता है उसमें, उसे उद्यमी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर हमें अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।